Okay, dear student, today we will discuss about Newton's laws of motion. Okay, our second chapter name is force and laws of motion. In our last video, we have discussed about force. Now, today, let me tell you about the laws of motion. Okay, there are three laws of motion given by English scientist whose name is Sir Isaac Newton. You can say father of physics also. He is the father of physics and he gave three laws of motion which are very famous in physics. Okay, in 1667 he developed three laws of motion that described movement of objects in terms of forces. These laws of motion still hold true today. Okay, so today we will discuss our first Newton's first law of motion. Okay, according to Newton's first law of motion, you can see here an object remain in its state of rest or in uniform motion unless compelled to change that state by an applied force. Okay बेटा, अब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझना है कि ये है क्या. ठीक है, ये किस तरीके का फोर्स है, किस तरीके का ये लॉ है, इसको आपने समझना है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है, सपोज दैट यहाँ पे ये ग्लास है, अगर ये ग्लास रेस्ट की कंडीशन में है तो ये रेस्ट की कंडीशन में रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा. और इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में ही रहेगी अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे. ओके, और वी कैन से वन थिंग दैट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलते रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे. ठीक है, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं. आप पहले सिंपल स्टेटमेंट को समझिए कि उनका स्टेटमेंट क्या है. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है. अब इस चीज़ को कैसे समझना है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपके घर में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपकी अलमारी पड़ी हुई है. ठीक है, वो वैसी ही रहने वाली है जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. ठीक है, इट मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट. ओके, अब आप इसको मोशन के टर्म में कैसे समझ सकते हैं. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी. यू कैन थिंक अबाउट एनी बॉल. ठीक है, आप किसी बॉल को रोल कर रहे हो और वो बॉल हमेशा अगर रोल करते रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. लेकिन आप ये सोचते होंगे कि अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं ज़मीन पे तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है. वो इस वजह से रुकती है क्योंकि वहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा होता है, दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करता है जिस वजह से वो रुकती है. अगर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता तो वो बॉडी हमेशा चलते रहती. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट गैलीलियोज लॉ ऑल्सो. गैलीलियो ने इस चीज़ को बताया था. ठीक है, कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलते रहेगी, रुकी है तो रुके रहेगी. लेकिन न्यूटन ने सिंपल एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स काम ना करे, क्योंकि फोर्स का सारा जो बेसिक चीज़ है या फोर्स को एक्सप्लेन करने वाली बात है वो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था. एज यू नो दिस थिंग दैट एप्पल वाली कहानी बहुत फेमस है सर आइजैक न्यूटन की, कि एक पेड़ के नीचे वो बैठे थे, देन एप्पल उनके सर पे आके गिरा था, है ना. और जब उन्होंने ऊपर देखा तो अब वो ये रीज़न ढूंढने की कोशिश करने लगे कि ये एप्पल क्यों नीचे गिरा, उसका रीज़न क्या है. ठीक है, तो सब चीज़ों को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको ये आइडिया आया कि अर्थ जो है एक फोर्स लगा रही है जिस वजह से वो नीचे गिरा, ऊपर नहीं गया. फिर उन्होंने यूनिवर्स के बारे में सोचना शुरू किया. ठीक है, तो वो ये भी सोचने लग गए कि इसका मतलब मून भी ऊपर है तो मून भी एक दिन नीचे आ जाएगा. लेकिन मून नीचे नहीं आया.
ठीक है। तो फिर उन्होंने अलग तरीके से चीज़ों को सोचना किया। देन अबाउट सन, और तो उन्होंने सन को ऊपर देखा तो वो ये सोचने लगे कि क्या सन नीचे आ सकता है 2-3 साल में, या थोड़े दिनों बाद आ जाएगा। लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि न सन नीचे आ रहा है न मून नीचे आ रहा है। तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत कुछ हमको बताया है, ठीक है। तो फोर्स के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। ओके, नाउ अब आप ये समझिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन की कंडीशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। ये एक्सटर्नल फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने बताया। ओके, और इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो अब लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, उसके लिए हमको इनर्शिया टर्म समझना है कि व्हाट इज दिस इनर्शिया, ठीक है। बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वो नेचुरल टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपने आप में चेंज नहीं आने देता। अपने आप में चेंज नहीं आने देता कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी रुके रहने की है तो वो रुके ही रहेगी हमेशा। और अगर किसी बॉडी की टेंडेंसी मोशन में रहने की है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड ए इनर्शिया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो भी उसकी टेंडेंसी है, या तो रेस्ट में रहने की या मोशन में रहने की, उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने इस पे बात की थी कि अब वो अगर रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इस वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। ओके, तो आप टोटल रिलेट कर सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया से, ठीक है। अब इनर्शिया को आप लोग समझ लीजिए, इनर्शिया टोटल 3 टाइप का होता है। इनर्शिया टोटल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, जिसमें एक को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो यू कैन इजीली अंडरस्टूड बाय हेयर ऑल्सो। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये है। आप ये कर सकते हैं घर में, है ना। ये ग्लास टम्बलर है, ग्लास टम्बलर के ऊपर आपने कोई इस तरीके से कार्डबोर्ड रख दिया या कोई पेपर रख दिया, और उसके ऊपर आपने कॉइन रख दिया। होता क्या है, अगर आप इस कार्डबोर्ड को तेजी से मारें, फोर्स अप्लाई करें, तो इस पर तेजी से फोर्स लगाने से क्या होता है, ये तो आपका आगे निकल जाता है, लेकिन जो ये कॉइन है, ये कॉइन इस ग्लास में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो कॉइन है, इस कॉइन में अपनी एक प्रॉपर्टी है अभी। कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहती है। ओके, इसके ऊपर के कार्डबोर्ड भी रेस्ट में है, वो भी रेस्ट में रहना चाहता है। लेकिन हमने बाहर से फोर्स लगाया। फोर्स किस पर लगाया? इस कार्डबोर्ड पे लगाया। कार्डबोर्ड पे जैसे ही फोर्स लगा, कार्डबोर्ड पे जैसे ही फोर्स लगा तो हुआ क्या? कार्डबोर्ड तो मोशन की कंडीशन में आ गया, लेकिन जो एक कॉइन है, कॉइन की टेंडेंसी किस चीज़ की है? रेस्ट में रहने की। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये रेस्ट में ही रहता है। ये कार्डबोर्ड इधर चले गया और ये आपका कॉइन कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं या इनर्शिया के, है ना। मैंने क्या बोला, इनर्शिया को आप 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, लेट मी गिव यू वन अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। आप इन दोनों को समझ लीजिए। सपोज आप किसी बस में बैठे हैं, ठीक है। ये बस है, बस में ये आप लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो होता क्या है, मान लो उस टाइम पे बस भी रुकी हुई है, ठीक है। यानी सब कुछ रेस्ट कंडीशन में है। तो होगा क्या, ये बस हमेशा कैसे रहना चाहेगी? रेस्ट में रहना चाहेगी। आप बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी कैसे रहना चाहती है? रेस्ट में रहना चाहते हैं। मान लो ड्राइवर ने उसी टाइम बस को स्टार्ट किया और अचानक से आगे को मूव कराया, तो होता क्या है, जैसे ही वो अचानक से आगे को मूव कराता है तो जो पैसेंजर इस गाड़ी में बैठे होते हैं, उन पैसेंजर्स को जर्क लगता है। और वो जर्क कहाँ को लगता है? पीछे को लगता है। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ आप किसी बस में हैं और उस बस में एक सभी लोग रेस्ट कंडीशन में हैं, यानी बस रुकी हुई है। अचानक से बस का ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अचानक से गाड़ी आगे बढ़ाता है, तो हम सबको झटका कहाँ लगता है? पीछे लगता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि हम सबकी बॉडी का
हम सब की बॉडी रेस्ट में है, तो वो कैसे रहना चाहती है? रेस्ट में रहना चाहती है। तो अचानक से जब बस का ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो होता क्या है, हम लोग फिर भी रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे पैर कहाँ होते हैं? बस के टच में होते हैं, तो वो तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है, लोअर पार्ट तो रेस्ट में ही, लोअर पार्ट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट कैसा रहना चाहता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट। तो उस वजह से हमको कहाँ को झटका लगता है? पीछे को झटका लगता है। देखो, इस एग्जाम्पल को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नाउ बस इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, बस चल रही है आराम से 20 या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यानी आप सब बैठे हुए हैं, आप सब भी बस के साथ आगे को बढ़ रहे हैं। अब सपोज करो अचानक से बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, देन व्हाट विल हैपन? अगर अचानक से वो ब्रेक लगा लेगा, देन वी विल ऑल्सो फील अ जर्क। हम लोगों को एक जर्क फील होगा। वो जर्क कहाँ को होगा? उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? हम लोगों को जर्क आगे को लगता है। बात समझ रहे हैं? जैसे कोई बस चल रही है ना, सपोज करो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अचानक से अगर गाड़ी का बस का ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं तो हमको फिर से झटका लगता है। वो झटका कहाँ को लगता है? हमको आगे को लगता है। क्यों लगता है वो झटका आगे को? इससे पहले वाली कंडीशन में मैंने पीछे को झटका लगता है बोला। इन दिस कंडीशन वी फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, बस में था क्या? सब बस मोशन में थी। ठीक है, तो बॉडी, हमारी बॉडी भी कैसी है? मोशन में है। तो अगर हमारी बॉडी भी क्या चाहती है? हमेशा मोशन में बने रहना चाहती है। लेकिन जैसे ही बस का ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है? ब्रेक लगते ही हमारी बॉडी का लोअर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में है वो तो रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है बिकॉज ऑफ ब्रेक। लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वो हमेशा मोशन में रहना चाहते हैं। इस वजह से वो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक क्या होता है? वो तब भी कहाँ को जाता है? आगे को जाता है। तब हमको कहाँ को फील होता है? आगे को जर्क फील होता है। यू कैन से दिस थिंग। ओके, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी एग्जाम्पल को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है? जैसे कोई बस है, ठीक है, अगर बस आप किसी कर्व रोड में इस तरीके से घूम रहे हैं तो होता क्या है? जैसे ये बस ऐसे गई आगे, अब जैसे ही बस इधर को टर्न मारती है तो होता क्या है? हमारी जो बॉडी है वो इस साइड को टर्न मारती है या इन अदर डायरेक्शन। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही बस इधर को गई और इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई? इसकी डायरेक्शन इधर को हो गई। ओके, तो जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये बस है, ये रोड है, ठीक है, इस तरीके से मान लो रोड है, इस तरीके से गाड़ी चल रही है, अचानक से वो डायरेक्शन चेंज कर देती, तो हमारी बॉडी क्या चाहती है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना चाहती है। लेकिन जब जैसे ही वो राइट साइड, अब बॉडी का लोअर पार्ट तो राइट साइड को चले जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो उसी कंडीशन में रहना चाहता है जैसे है। तो इस वजह से हम लोगों को उस टाइम पे झटका किस डायरेक्शन में लगता है? इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, सो दिस इज इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स कि जो बॉडी है वो हमेशा अपनी स्टेट ऑफ, अपनी नेचुरल टेंडेंसी यानी जो स्टेट ऑफ कंडीशन है उसी में रहना चाहती है। इट अपोजेज द चेंज, ये चेंज को अपोज करती है। ठीक है, तो इस वजह से इनर्शिया कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोला? न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया को ही ऐड किया। उन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, नो प्रॉब्लम। मोशन में है तो मोशन में रहेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाएगी, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल, मैंने तीनों एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे कॉइन का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, कॉइन वाला एग्जांपल। ठीक है, अगर आप किसी मान लो आपके पास कोई पेड़ है इस तरीके से ना, आम का पेड़ है तो, या काफल का पेड़, आजकल काफल होते हैं ना, तो अब काफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वी सेक द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री, हम उसकी ब्रांचेज को हिलाते हैं, और जैसे ही हम ब्रांचेज को हिलाते हैं तो काफल, आम, मैंगो जो भी है वो सारा का सारा नीचे गिर जाता है। वाई? ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे ही हम पेड़ की टहनी को हिलाते हैं तो होता क्या है? पेड़ की टहनी तो मोशन की कंडीशन में आती है, लेकिन जो उस पर लगे फ्रूट्स हैं
ठीक है, काफल हो गया या मैंगो हो गया, वो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रहना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये ब्रांच तो आप हिला रहे हैं लेकिन वो उसके साथ जो फ्रूट्स हैं वो कहाँ गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, या आप एक अलग एग्जांपल, आजकल हम सब लोग घर में हैं तो झाड़ू भी हम लोग लगा ही रहे होंगे, है ना। तो होता क्या है, अगर आप डस्ट पार्टिकल हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टिक से अपनी चटाई को मारते हैं। ठीक है, जैसे ही हम चटाई को मारेंगे तो डस्ट पार्टिकल सारे निकल जाते हैं नीचे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सपोज करो ये आपके पास कोई मैट है, ठीक है, इस मैट में डस्ट पार्टिकल हैं, अगर हम इसको स्टिक से मारें तो स्टिक से मारने के बाद क्या होता है, सारे डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम स्टिक से मारते हैं तो होता क्या है, ये तो मोशन की कंडीशन में आ जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट कंडीशन में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो अपनी जगह रहते हैं। ये मोशन में आ गया, ये रेस्ट में, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, और यू कैन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा, अपने आप को चेंज करने में सबसे ज़्यादा। देखो, इनर्शिया मतलब क्या है, जो नेचुरल टेंडेंसी है उसी में बने रहना। तो कौन अपने में बने ज़्यादा रहेगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा। ठीक है, 1000 kg की कोई चीज़ है, वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में, उसको मोशन में लाने के लिए हमको इन कंपेयर टू 100 kg ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये बात आपने समझनी है, समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया किसी भी बॉडी में उसके मास के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है या कम है। जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसमें इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, जिसका मास जितना कम होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, उतना कम होगा। तो इनर्शिया को मेजर करने का तरीका मास है। ठीक है, एक 100 kg की बॉडी है और एक 1000 kg की बॉडी है, किस में ज़्यादा इनर्शिया होगा, 1000 kg की बॉडी में ज़्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, तो इनर्शिया, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, थैंक यू।